तो देखो पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या है, सबसे पहले अगर मैं समझूं तो तुम एक ऐसा समझो कि पोटेंशियोमीटर एक लंबा सा वायर है। इस वायर का है ना, जो रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है पर यूनिट लेंथ वो कांस्टेंट है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, सबसे पहले तो ये डिवाइस क्या है। डिवाइस which can measure which can measure potential difference, okay, without drawing करंट। देखो पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए हमारे पास एक डिवाइस और होता है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। लेकिन वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस नापता है करंट लेकर के, और पोटेंशियोमीटर बिना करंट लिए पोटेंशियल डिफरेंस नाप देता है। अब इसकी एक एडवांटेज है, देखो क्या है। सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि पोटेंशियोमीटर क्या है। ये एक्चुअली में तुम इसको ऐसा समझ सकते हो, ये वेरिएबल रजिस्टर भी की तरह भी काम करता है ना। जो तुम्हारा रियोस्टेट है ना, उस जैसा ही काम कर रहा है। मैं अभी समझाता हूँ, वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अभी समझना पड़ेगा। तो अभी तो तुम सिंपल ये समझो, एक ऐसी डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकती है। अभी तुमको मैंने बताया था ना, जो ईएमएफ होता है सेल का। देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ। वोल्ट मीटर ऑल्सो मेजर्स potential difference, but it draws current। अब वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, लेकिन ये करंट लेते हुए नापता है। इस वजह से वोल्ट मीटर ईएमएफ नहीं नाप पाएगा। देखो क्यों नहीं नाप पाएगा वो बताता हूं। देयर फोर इट कैन नॉट मेजर ईएमएफ ऑफ सेल, बट पोटेंशियोमीटर कैन मेजर ईएमएफ। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ये वोल्ट मीटर से क्यों बेटर है वो बताने के लिए। अब देखो ईएमएफ ये नाप पाता है और वोल्ट मीटर क्यों नहीं नाप पाता वो समझाता हूँ मैं पहले। ये कंस्ट्रक्शन बाद में देखेंगे हम। देखो सेल का ईएमएफ क्या होता है तुमको समझना पड़ेगा। ईएमएफ ऑफ सेल, देखो हमने ये कोई सेल लिया है, मान लो जो बाजार में मिलता है पेंसिल सेल वो ले लो। यहाँ पर कार्बन रॉड होती है जिस पे प्लस टर्मिनल होता है, और जिंक की बॉडी होती है जिस पर नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, ये इसका ईएमएफ है। इसका मतलब ये है कि जब ये सेल सर्किट में 1 कूलम चार्ज फ्लो कराएगा तो ये कितनी एनर्जी खर्च कर देगा, 1 जूल। मैंने तुम्हें समझाया था सेल का ईएमएफ क्या होता है। वर्क डन बाय सेल इन सर्कुलेटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेल जब सर्किट से 1 कूलम चार्ज फ्लो कराएगा तो ये 1.5 जूल की एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब अगर मेरे को, जैसे इसका एक ये प्लस टर्मिनल है, ठीक है, ये एक्चुअली में कार्बन की रॉड होती है अंदर इसके, ये प्लस टर्मिनल है, और जिंक बॉडी इसकी नेगेटिव टर्मिनल है। अब तुमने लैब में देखोगे वोल्ट मीटर आता है। वोल्ट मीटर कैसा होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है। बाहर तुम्हें डायल नजर आएगा, इसके यहाँ पर जीरो होगा, फिर ये जो भी कैलिब्रेशन का होगा वो वोल्ट पोटेंशियल ये नाप सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकता है। इसकी नीडल होती है ऐसे, और तुम अगर देखोगे तो ऐसा तुम्हें ये लैब में दिखेगा वोल्ट मीटर। ठीक है, यहाँ पर टर्मिनल लगे होंगे जिससे कनेक्ट कर दोगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। ठीक है, इसको हम दिखाते हैं ऐसे, सिंबल की फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं। तो अब जैसे यहाँ मैंने वोल्ट मीटर लगा रखा है,
मेरे को इसके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, तो सर्किट से करंट फ्लो होगा और ये पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा। अब देखो वोल्ट मीटर करंट लेकर के नाप रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, और हमने ईएमएफ को कैसे डिफाइन किया हुआ है, इट इज ईएमएफ, तुमको पता ना फॉर्मूला, ईएमएफ इक्वल टू वी प्लस आई आर। अगर सेल से करंट न लें तब उसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस ही उसका ईएमएफ होता है, लेकिन ये तो सेल से करंट ले रहा है और फिर पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहा है। इसका मतलब ये क्या नाप रहा है, वोल्ट मीटर ये नापता है, वोल्ट मीटर ये नहीं नाप रहा पोटेंशियल, ये वोल्ट मीटर टर्मिनल पोटेंशियल नाप रहा है। तो इट वोल्ट मीटर मेजर्स टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, अगर ये सेल से करंट न लेता और फिर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापता तो वो ईएमएफ नापता। तो देखो वोल्ट मीटर ईएमएफ नहीं नाप पाएगा, लेकिन पोटेंशियोमीटर कैसे नापेगा वो हम समझते हैं। तो पोटेंशियोमीटर मेजर कैसे करता है उसके बारे में हम आगे आते हैं। तो सबसे पहले हम पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अब ध्यान से देखो, ये जो है ना, ये देखो ये वुडन प्लैंक है, ये वुडन प्लैंक एक लकड़ी का हमारे पास टुकड़ा है। ठीक है, मैं कलर को थोड़ा मुझे चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा डार्क कर लेना पड़ेगा। ये ये वुडन प्लैंक है मेरे पास। अब देखो इसमें है ना, ये तुमको वायर्स नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 1 1 मीटर के वायर है। निक्रोम होगा या कॉन्स्टेंटेन होगा या फिर मैग्नीन होगा। तो ज़्यादातर चांसेस है कि ये निक्रोम वायर होगा तुम्हारे लैब में जो होगा। तो इट इज़ 1 मीटर 1 मीटर long wire made up of either nichrome या कॉन्स्टेंटन या फिर मैग्नीन का। संभावना है कि ये निक्रोम का हो, ये एक्चुअली में अलॉय है। ठीक है, कैसा अलॉय है, जिसकी रजिस्टिविटी मेटल के कंपैरिजन में हाई है और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी लो है इन कंपैरिजन टू प्योर मेटल। ठीक है, तो अब देखो ये हमने 1 1 मीटर के 10 वायर, ऐसे टोटल कितने वायर्स है हमारे पास, 10 वायर्स। ठीक है, ये सीरीज में है एक्चुअली में ना, एक से दूसरे सिरे तक कनेक्टेड है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या समझाया कि देखो ये तुम्हारे लैब में ऐसा अरेंजमेंट होगा, मैं भी आगे बताता हूँ। तो तुम्हें मैंने क्या बताया, पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन कैसे। अब क्या है कि 10 मीटर लंबा वायर सीधा सीधा लगते तो बहुत लंबा हो जाता, तुम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। तो हमने क्या करा, उसके 1 1 मीटर के टुकड़े कर दिए और उनको ऐसे अरेंज कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये दो टर्मिनल बना दिए। अब जैसे इसको जोड़ना है तो यहाँ पर एक मेटल की स्ट्रिप लगा दी ताकि ये दोनों के बीच में बिना रेजिस्टेंस का जोड़ बन जाए। ऐसे फिर यहाँ लगा दी, ऐसे फिर यहाँ लगा दी। तो देखो पूरा 10 मीटर का लंबा वायर बन जाएगा ना। हमने रखा पैरेलल में इन वायर को, लेकिन ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे क्लैम्प कर दिया। तो टोटल ये एक्चुअली में देखोगे तो ऐसा 10 मीटर लंबा वायर है ये, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा। ठीक है, और इसको फिर एक वुडन प्लैंक के ऊपर हमने लगा दिया। तो ये है तुम्हारा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब देखो इसका हमको यूज कैसे करना है, ये कैसे ईएमएफ नाप सकता है, इससे हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करा सकते हैं बिना करंट लिए, उसको हम समझते हैं। तो इसका एक प्राइमरी सर्किट बनाना होगा हमको। ये हमेशा फिक्स रहेगा, है ना। ये जैसे क्या है, तुम्हारे पास ये 1 1 मीटर के 10 वायर हैं, 3 4 5
6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये इनके दो टर्मिनल हो गए। ये हमने इसको वुडन प्लैंक के ऊपर रख दिया। ये हमारा बन गया पोटेंशियोमीटर। अब क्या करना है, एक बैटरी लो, एक ऐसी बैटरी जो कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कर पाए लंबे समय तक। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड बैटरी which can provide constant current। ओके, अब इसके साथ जोड़ दो एक रियोस्टेट। रियोस्टेट इसलिए कि हम करंट को कंट्रोल कर पाए, हमको कितना करंट फ्लो कराना, क्योंकि अगर ज़्यादा करंट फ्लो कराओगे तो ये वायर गर्म हो जाएगा और इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, वो हम नहीं चाहेंगे। तो हम करंट को कंट्रोल करके फ्लो कराएंगे। ये हो गया। इसके साथ लगाएंगे एक की और इसको इस टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। ये पोटेंशियोमीटर वायर का ए बी टर्मिनल है। तो आइडियली क्या है, एक ए बी 10 मीटर लंबा वायर है जिसके साथ हमने एक स्टैंडर्ड सेल लगा रखा है एप्सिलॉन नॉट का, और एक रियोस्टेट लगा रखा है, और एक बैटरी लगा रखी है। तो ये हमारा बनता है प्राइमरी सर्किट। ये हमेशा हम जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे ये तो फिक्स रहेगा। अब किस टाइप का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस तरह से सेकेंडरी सर्किट अलग अलग तरह से बदलेगा। तो ये यहाँ तक होगी बात हमारे पास कि पोटेंशियोमीटर क्या है, ये क्या कर सकता है, और इसका प्राइमरी सर्किट हम कैसे लगाते हैं। जैसे तुम लैब में जाओगे ना तो तुम ऐसे लगाओगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये तुम्हारे पास ये हो गया, तो तुम्हारे पास पोटेंशियोमीटर। अब तुम क्या करोगे, जैसे ये बैटरी है स्टैंडर्ड करंट प्रोवाइड कराती है, तो इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल तुमने, एक मिनट कलर को मैं बदलूं थोड़ा, वॉयलेट लेता हूँ। ये तुमने क्या करा, इसके बैटरी के प्लस से जोड़ दिया, फिर एक की से इसको कनेक्ट कर लो, और फिर तुम अब करंट को नापना हो तो एक वोल्ट मीटर लगाओ। नहीं तो एक्चुअली में करंट को हम इसलिए नापते हैं ताकि हमको पता रहे ज़्यादा या कम करंट तो नहीं आ रहा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि फिर एक मिनट फिर इसको इधर से लगा दो। हम एक एम मीटर भी लगाते हैं ताकि हमको पता रहे कि भाई सर्किट में से करंट ज़्यादा तो नहीं फ्लो हो रहा है। ये प्लस वाला टर्मिनल है ना, तो इसको इधर ही रहना चाहिए, यूँ। फिर इसको इससे कनेक्ट करना, और फिर इसके नेगेटिव से रियोस्टेट के इस वाले एंड को जोड़ देना, और दूसरे वाले एंड को यहाँ से कनेक्ट करके, और इसको धीरे से यहाँ ला करके इससे जोड़ देना। तो ये तुम्हारा प्राइमरी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चेक करो, कोई डाउट है क्या तुम्हें, समझ में आ गई सारी बात। मैंने तुम्हें समझाया कि पोटेंशियोमीटर है क्या और कैसे ये तो नाप सकता है ईएमएफ, लेकिन वोल्ट मीटर नहीं नाप सकता। अब ये हालांकि भारी भरकम होता है, वोल्ट मीटर सिर्फ इतना सा होगा, कॉम्पैक्ट होगा, लेकिन उसके साथ ड्रॉबैक ये है कि वो ईएमएफ नहीं नाप सकता, वो करंट लेते हुए पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, और ये करंट रोक करके फिर पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। तो एक बार चेक करो कि तुम्हें समझ में आ गया। अब इसके साथ क्या एक्सपेरिमेंट करना है और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो हम आगे अब समझ लेंगे। तो अभी हमने कंस्ट्रक्शन समझ ली और क्या काम करता है ये समझ लिया। चेक करो कोई डाउट, आगे कंटिन्यू करते हैं हम। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। देखो तुमको लैब में ऐसा अरेंजमेंट मिलेगा, ये एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नापने का, इससे हम दो काम में लेते हैं। एक प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना, एक वो जो सेल क्या होता है, उसका ईएमएफ क्या होता है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी बात, दो अलग अलग सेल के ईएमएफ का रेशियो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक तो ये एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट है, और दूसरा शायद मैंने डायग्राम लगाया नहीं जिसमें दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो ये देखो, ये प्राइमरी सर्किट मैंने तुम्हें समझा दिया। एक बैटरी के एक एंड से हमने इसका एक टर्मिनल जोड़ दिया, की लगाई, एक रियोस्टेट से दूसरा टर्मिनल जोड़ दिया। तो ये तो हो गया इसका प्राइमरी सर्किट। ठीक है, रियोस्टेट मैंने तुम्हें बता ही दिया था क्या होता है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की डिवाइस होती है जिससे हम सर्किट के करंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमको इसलिए ज़रूरत है कि अगर हमने सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो कराया तो वायर गर्म हो सकता है, और अगर हमने पोटेंशियल कम रखा सेल के ईएमएफ से तो भी गड़बड़ हो जाएगी। अभी मैं आगे समझा रहा हूँ, तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। तो ये हो गया प्राइमरी सर्किट। अब इसका प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो इसका क्या है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ पर अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है और उसके कांस्टेंट रहने से क्या फायदा है और हम ये कैसे उससे मेजर कर पाएगा, तो वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। ये है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ along the direction of करंट। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसकी 1 मीटर, 2 पॉइंट ले लो, उन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो 1 मीटर, तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। अब मैं तुम्हें उसको निकाल करके समझाता हूँ। देखो, ये मान लो हमारे पास प्राइमरी सर्किट हो गया। देखो प्रैक्टिकली में तो ये 1-1 मीटर के लंबे वायर होंगे, लेकिन अभी मैंने क्या लिया, 10 मीटर लॉन्ग वायर ले लिया। अब जरूरी नहीं है 10 मीटर हो, कुछ में 2 या 3 भी वायर्स होते हैं, कई बार 3 मीटर भी होते हैं। लेकिन जितना लंबा वायर लोगे उतना ज़्यादा तुम्हें एक्यूरेट मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लंबा वायर लेने की कोशिश करते हैं। अब मैंने क्या करा, एक स्टैंडर्ड सेल लगा दिया ईएमएफ का, एक रियोस्टेट लगा दिया और एक की लगा दी। ये मैंने प्राइमरी सर्किट कंप्लीट कर लिया। तो ए बी की जो लेंथ है इट इज़ 10 मीटर, लेकिन जरूरी नहीं हो ये 10 मीटर हो, 2 मीटर भी हो सकती है, 5 मीटर भी हो सकती है, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है। लेकिन अभी मैंने स्टैंडर्ड ली हुई, आपके लैब में भी लगभग ये 10 मीटर का ही होगा। इस सेल का ईएमएफ मैंने ले लिया मान लो 10 वोल्ट। ठीक है, रियोस्टेट में मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया है मान लो 6 ओम का। ठीक है, और ये ए बी वायर का जो रेजिस्टेंस है मान लो ये है 4 ओम। ठीक है, अब मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, 1 मीटर लेंथ वायर के लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। करंट इक्वल टू होता है ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस प्लस ये पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ है 10 का, ये है 6, ये है 4, तो 1 ओम का, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, अभी चलो मैं इसको थोड़ा डेटा को चेंज करता हूँ। मैं इसको मान लेता हूँ, ये मेरे पास बैटरी है 5 वोल्ट की, है ना, तो ये 5, तो करंट फ्लो होगा 0.5 एम्पियर का। अब ए बी वायर की, यानी एक यहाँ का पोटेंशियल है वी ए और एक यहाँ का पोटेंशियल है वी बी, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, वो मुझे फाइंड आउट करना है। मुझे पता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है आर आई आर। तो करंट कितने का फ्लो हो रहा है, 0.5 का। ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम का, तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, तो आप समझें, ये जो पोटेंशियोमीटर का वायर है 10 मीटर लंबा, इसके दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 2 ओम का। तो 10 मीटर की लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट का। अगर लेंथ 1 मीटर होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 0.2 वोल्ट पर मीटर। यही तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको हम जनरली एक्स से डिनोट करते हैं, ये आ गया 0.2 वोल्ट पर मीटर। यानी जो पोटेंशियोमीटर का वायर है इसके 1 मीटर की डिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 0.2 वोल्ट का। ओके,
तो मैं अभी तुमसे जानना चाहता हूँ, ये कोई मैं पॉइंट ले लूँ P और A से P तक की डिस्टेंस है 400, ये 10 मीटर लंबा हुआ है ना, 4 मीटर। तो VA माइनस VP कितना हो जाएगा? इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बताएं। पहले तो यहाँ तक बताएं कोई डाउट है या नहीं, क्लियर लिखो पहले, ये अगर क्लियर है तो उसके बाद मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो, VA माइनस VP कितना है। तो पहले तो चेक करो कि यहाँ तक क्लियर है, और क्लियर है तो उसके बाद VA माइनस VP फाइंड आउट करो। दो पॉइंट है जिनके बीच का डिस्टेंस 4 मीटर है, उन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? आपने देखो फाइंड आउट कर लिया होगा, चेक करते हैं। इसमें कोई बड़ी टेक्निक नहीं थी। देखो, हमको पता है 1 मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है 0.2 वोल्ट। तो 4 मीटर का कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 4 मतलब 0.8 वोल्ट। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है 0.8 वोल्ट। चेक करें, कोई डाउट? क्योंकि हमें 1 मीटर का पता ना, जैसे तुमको पता है ना कि मान लो 1 रुपए में आती है 2 टॉफी, तो 4 रुपए में कितने आएगी? 8 टॉफी। भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? 1 मीटर, अगर दो पॉइंट जिनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर की है, तो उनके बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, तो एक्चुअली में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ना। आई तो सेम फ्लो हो रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। अभी मैं तुमको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और तुम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो और दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस डिस्टेंस नापना। तो मान लो मैंने एक बैटरी लगा दी, एक रियोस्टेट, एक की और एक वायर लगा दिया AB। ठीक है, मान लो एप्सिलॉन नॉट में देता हूँ 10 वोल्ट। AB वायर की लेंथ है सपोज 2 मीटर, और इसका जो रेजिस्टेंस है AB का मान लेते हैं 1 ओम। अगर इस सर्किट का पोटेंशियल ग्रेडियंट है मान लो 0.4 वोल्ट पर मीटर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट। तो रियोस्टेट के रेजिस्टेंस कितना लगा उसकी वैल्यू बताएं आप मुझको। नहीं, चलो मैं तुम्हें पहले सिंपल क्वेश्चन देता हूँ ना, अभी रुक जाओ। तुमको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। रियोस्टेट का रेजिस्टेंस मैं सपोज दे देता हूँ 4 ओम। तो फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपने शायद ट्राई कर लिया होगा, हम चेक करेंगे। सुने, सबसे पहले हम सर्किट में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप I फाइंड आउट करें, एप्सिलॉन नॉट अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट प्लस रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। So it will be equal to 10 upon resistance of rheostat is 4 plus resistance of wire AB is 1. So it will be equal to 2 ampere. Okay. Now find the potential difference across point A and B. तो ये किसके बराबर हो जाएगा? IR के बराबर। तो 2 इंटू 1 इट विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो 2 अपॉन 2, तो 1 वोल्ट पर मीटर। ये आंसर हो जाएगा। चेक करें राइट है या रॉन्ग, और कोई डाउट तो नहीं है। गुड। अब एक क्वेश्चन है और मेरा यहाँ पर, मान लो मैंने एक बैटरी ली
इसका ईएमएफ है इसका ईएमएफ हम ले लेते हैं, इसका ईएमएफ हम ले लेते हैं मान लो 0.6 वोल्ट। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, मैंने इस बैटरी का प्लस टर्मिनल ए से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल में एक गैल्वेनोमीटर लगाया और एक जॉकी लगा दी। अब मैं इस जॉकी को ए पॉइंट से स्लाइड करता हुआ लाया और मैंने देखा कि एक जगह पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया। तो आप बता सकते हो कि ये एपी पॉइंट की लेंथ कितनी होगी? आपके पास 30 सेकेंड है सोचने के लिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या किया, दोनों बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे कनेक्ट किया और दूसरे पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी लगाई, उसको ए पॉइंट से स्लाइड करते हुए लाया। मैंने देखा कि पी पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब है इस सर्किट से अब करंट फ्लो नहीं हो रहा। अच्छा, इस क्वेश्चन की अप्रोच के लिए मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ, उसको समझो पहले। देखो, मान लो मेरे पास एक सेल है, इसका ईएमएफ है मान लो 2.0 वोल्ट। ठीक, और एक दूसरा सेल है, इसका ईएमएफ है मान लो 1 वोल्ट। मैंने इनके प्लस प्लस और नेगेटिव नेगेटिव को कनेक्ट किया, तो करंट ऐसे फ्लो होगा, ये नंबर 1 पाथ, या करंट ऐसे फ्लो होगा, ये 2 पाथ, या करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो ए ऑप्शन है कि 1 वाले पाथ को फॉलो करेगा करंट, बी ऑप्शन है 2 वाले पाथ को फॉलो करेगा, सी की करंट की वैल्यू 0 होगी। क्या आंसर होना चाहिए बताएं? करंट फ्लो कहां से कहां होता है, हाई से लो पोटेंशियल या लो से हाई पोटेंशियल, या उसके फ्लो होने का कोई और रूल है? ए बी सी में से क्या ऑप्शन है आपका? गलत। इसका राइट ऑप्शन है ए। तुमको पता है ना कि करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल जाता है। तो तुम देखो, पड़ोस वाली बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट। तो ये बैटरी ऐसे करंट फ्लो करा देगी। तो इसमें और एक कहाँ गया? अब सुने, मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ कि मान लो मेरे पास एक बैटरी थी, इसका वोल्टेज है 0.2 वोल्ट, एक अननोन पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनके प्लस प्लस को कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये केस है 1। केस 2 में क्या हुआ, ये है 2.0 वोल्ट की बैटरी और ये है एक्स की। करंट ऐसे फ्लो हुआ। सी केस है, ये है मेरे पास 2.0 वोल्ट की बैटरी और ये है एक्स की। मैंने कनेक्ट किया, अब मैंने पाया कि करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। अब तुम्हें ए बी सी के साथ पी क्यू और आर को मैच करवाना है, कौन सा ऑप्शन किसके लिए सही है? एक्स इज ग्रेटर देन 2 वोल्ट, एक्स इज लेस देन 2 वोल्ट, एक्स इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है? ए का राइट ऑप्शन क्या है, बी का राइट ऑप्शन क्या है, सी का राइट ऑप्शन क्या है, मैचिंग क्या है उसकी राइट? ट्राई करें। ए का पी करेक्ट, बी का क्यू करेक्ट, और ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल राइट ऑप्शन, राइट। देखो, हमको पता है कि करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो अगर
2 से x की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या केस है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि x इज लेस देन 2 वोल्ट, तभी तो ऐसे जा रहा है। अगर 2 से x से 2 की बैटरी में गया तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 2। अगर करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम है, तभी तो करंट फ्लो नहीं हो रहा। यही पोटेंशियोमीटर की बात है यहाँ पर। देखो अभी बात यहाँ पर समझो, मेरा क्वेश्चन था कि एपी की लेंथ क्या हो जिससे गैल्वेनोमीटर जीरो करंट दे। इसका मतलब देखो हमको पता है ना, अगर ए और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0.6 के बराबर आ गया तो करंट फ्लो नहीं होगा। सुनो मेरी एक बात और सुनो, मान लो एक पॉइंट क्यू है, हम क्वेश्चन चलो नया फ्रेम कर देते हैं उधर, और अच्छा फिर डेटा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं चलो उसी को यूज कर लेते हैं, हमको दोबारा लिखना पड़ेगा नहीं। मान लो ए से क्यू तक की लेंथ जो है इट इज 0.8 मीटर, ठीक। तो वी ए माइनस वी क्यू कितना होगा बताएं। ए और क्यू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताएंगे। देखो हमको इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है 1 और लेंथ है इसकी 0.8, तो हो जाएगा 0.8 वोल्ट। देखो बहुत आसान है, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस। तो दी हुई लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए x इंटू एल कर दो। बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है बात। इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0.8 वोल्ट, क्योंकि 1 मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो 0.8 मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस 0.8 वोल्ट मीटर होगा। अब देखो तुमको ये बताना है कि अगर मैं इस सेल को क्यू पॉइंट से कनेक्ट कर दूं, तो तुम्हें मेरे को बताना है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। एक ग्रीन डायरेक्शन ले रहा हूं यूं, और एक मैं ले लेता हूं रेड। तो आप बताओ रेड डायरेक्शन होगी या ग्रीन। तो आपके पास दो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है रेड लाइन, बी ऑप्शन है ग्रीन लाइन, और सी ऑप्शन है आपको नहीं आता, डोंट नो, कांट टेल। क्या है आपका जवाब, करेक्ट, बी ऑप्शन सही है। सुनो इसको आसानी से पहचानने का तरीका क्या है। देखो अब ये मान लो कि ए और क्यू पॉइंट एक सेल बन गए, ठीक है। ए और क्यू पॉइंट एक सेल बन गए, ये ए पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, और ये तुम्हारे पास बैटरी है 0.6 वोल्ट की, और ये हमने देखा ना इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0.8 वोल्ट। ये बड़ी की है ना, तो करंट ऐसे फ्लो होगा। क्लियर है बात। अब मुझको एक बात बताओ कि पी वो पॉइंट है कि जहां पर अगर मैं इसको स्लाइड करा के लगा दूं तो करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि ये ए पॉइंट है और ये पी पॉइंट है, और मैंने इस बैटरी को अगर लगा दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 0.6 वोल्ट है, और करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, तो मुझको बताएं कि ये पी पॉइंट यानी ए से पी पॉइंट की लेंथ क्या होगी। ओके, देखो अभी ध्यान से समझो, हम बेसिक कॉन्सेप्ट से जाएंगे। भाई दो सेल्स, अभी मैंने तुमको क्या समझाया था कि करंट कब फ्लो नहीं होगा, जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए। यहाँ पर देखो सी ऑप्शन। तो तुमको क्या पता होना चाहिए, तुमको ये पता होना चाहिए कि वी ए माइनस वीपी अगर 0.6 वोल्ट होता तो करंट फ्लो नहीं होता। ओके, तो तुमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मैंने यहाँ पर वी ए माइनस वी क्यू कैसे निकाला, मैंने बोला तुम पोटेंशियल ग्रेडियंट में लेंथ ऑफ ए पी मल्टीप्लाई कर दो। तो ए पी वी ए माइनस वी पी कितना है 0.6, एक्स कितना है तुम्हारे पास 1,
तो अब मिल जाएगी तुम्हें एपी की लेंथ 0.6 मीटर। बताएं, क्लियर है? एपी लेंथ कितना होना चाहिए? 0.6 मीटर। तो पॉइंट, अगर तुम ए से स्लाइड कराते हुए 0.6 मीटर पे आते तो गैल्वेनोमीटर शो करता डिफ्लेक्शन 0। क्यों? क्योंकि एपी एक सेल बन जाता जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ठीक इसके बराबर आ जाता। ओके, अब तुमको एक क्वेश्चन का जवाब और देना है। मान लो मेरे पास एक पॉइंट और है, इसका कलर क्या ले लें? चलो ब्लू ले लेते हैं। एक पॉइंट और है, पी क्यू और आर। अगर मैं इसको जॉकी को यहाँ स्लाइड करा दूं, अब तुम्हें मेरे को करंट की डायरेक्शन बतानी है। नंबर ये ए बी सी में से रेड होगी, ग्रीन होगी, या कांट टेल। तो तुम्हें मुझे करंट की डायरेक्शन बतानी है फॉर करंट फॉर ए आर। ए ऑप्शन सही है, रेड, ग्रीन या कांट टेल। करेक्ट, क्योंकि अब ए आर एक ऐसा सेल बन जाएगा जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो 0.6 से कम हो जाएगा ना। अब जैसे हमको पता है कि ए आर एक ऐसा सेल बनेगा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 0.6 से कम है। तो ये ए और आर हो गया। तो इनका जो पोटेंशियल, इसका जो पोटेंशियल है ए आर का, इट इज लेस देन 0.6। तो पक्की बात है जो 0.6 की बैटरी है वो करंट फ्लो कराएगी। तो रेड वाला बिल्कुल सही ऑप्शन रेड होगा। तुमको देखो, मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करी कि पोटेंशियोमीटर एक्चुअली काम कैसे करता है। ये जो तुम्हारे पास ए बी वायर है ना, पोटेंशियोमीटर का वायर, ये एक तरह का सेल है। इसके अलग अलग पॉइंट पर जाओगे तो इसका पोटेंशियल बदलता जाएगा। जब वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा तो जीरो पोटेंशियल देगा। तो अब जैसे मुझको, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं। ये मेरे पास प्राइमरी सर्किट है भाई। प्राइमरी सर्किट हमेशा किसी भी एक्सपेरिमेंट में सेम आएगा। ए बी तुम्हारे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है, ये स्टैंडर्ड सेल है, ये रियोस्टेट है। अब सुनो, जो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी है इट इज 4 ओम। लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। रियोस्टेट का रेजिस्टेंस है अभी हमारे पास, मान लेते हैं 1 ओम। और बैटरी है हमारे पास 10 वोल्ट की। मैंने एक सेल लिया 6 वोल्ट का, या फिर अपन ले लेते हैं 4 वोल्ट का। मैंने इसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और मैंने देखा कि पी पॉइंट पर नहीं, इसको मैंने लिया नहीं। मैंने देखा कि पी पॉइंट पर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है। और ये जो लेंथ है ए पी पॉइंट के बीच की, वो लेंथ हम मान लेते हैं 3.5 मीटर। ठीक है। तो व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ सेल? मैंने कहा था ना ये तुम्हें ये ईएमएफ नाप देता है। तो मेरे को इस सेल का ईएमएफ नहीं पता था। मैंने अपना प्राइमरी सर्किट जमाया और मैंने बैटरी, जो तुम्हारा सेल था उसको मैंने कनेक्ट कर दिया। ध्यान रखना एक बात, दोनों सेल का प्लस सेम डायरेक्शन, सेम पॉइंट पे कनेक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा वो बताऊंगा। तो इसका ये अननोन का था, लेकिन मुझे पता लगा जब मैंने स्लाइड कराया तो इस लेंथ पर मुझको जीरो डिफ्लेक्शन मिल गया। तो तुम्हें ईएमएफ ऑफ सेल बताना है। तो आपके पास थोड़ा सा टाइम है, ट्राई करेंगे। चलो मैं बताता हूँ आपको, सुने। सबसे पहले तुम्हें इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेना चाहिए। देखो क्यों, मैं तुम्हें एक थ्योरेटिकल अप्रोच बताता हूँ। मान लो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स है, एक्स बी पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है। अगर एक्स इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो
ए और पी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो एक्स इंटू ए पी हो जाएगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होगा ना, तभी तो जीरो डिफरेंस दिया इसने, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन तभी तो शो करेगा जब ए और पी के पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एप्सिलॉन के इक्वल हो जाएगा। तो x इंटू 3.5। ठीक, तो अगर हमें x पता होता तो पता चल जाता। अब x कैसे पता लगेगा? वी ए माइनस वी, ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इनकी लेंथ, इससे मिलेगा हमें। और v इक्वल टू होता आई आर, आई आर इससे मिलेगा हमको, लेंथ है 10। अब करंट जो होता आई, आई इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ अपॉन रियोस्टेट का रेजिस्टेंस प्लस ए बी वायर का रेजिस्टेंस, तो ये आपको मिलता 10/1 प्लस 4 से, तो ये हो जाता 2 एम्पियर। तो 2 इंटू ए बी तुम्हारे पास था 4/10, तो ये होता तुम्हारे पास 0.8 वोल्ट पर मीटर। ओके, तो यहाँ पर हम कर लेते 0.8 इंटू 3.5 वोल्ट, तो 0.8 इंटू 3.5 उल्टा कर लो तो आसानी से हो जाएगा, 3.5 इंटू 0.8 8, तो ये होगा 2.8 वोल्ट। तो हमने ईएमएफ निकाल लिया। बताएं आपका आंसर राइट है या रॉन्ग, या समझ में आ गया? ओके, अब मेरी एक बात और सुनो, कि अगर मैं बैटरीज को इस तरह से कनेक्ट करूं कि बैटरी का, इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस बैटरी के नेगेटिव से, या फिर मैं तुम्हें उल्टा करके बताता हूँ, एक मिनट रुको, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं बैटरी को इस तरह से रखूं, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से और इसके नेगेटिव पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से, तो इस सर्किट में करंट कभी भी जीरो नहीं होगा, हमेशा फ्लो होते रहेगा। तुम चाहे कोई भी पोटेंशियल रखो, इसको 2.2 वोल्ट भी रख दो और इसको 2.0 वोल्ट भी रख दो, तो करंट कभी जीरो नहीं होगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ये बैटरी तो कभी भी करंट जीरो नहीं करेगी। यही वजह है कि तुम इस बैटरी का पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव एक ही पॉइंट पे जोड़ना, प्लस जैसे ए पॉइंट पर दोनों के प्लस जुड़े हुए हों, अगर एक का नेगेटिव जोड़ दिया तो, यानी अगर सर्किट तुमने ऐसा बनाया कि तुम्हारे पास प्राइमरी सर्किट है, एप्सिलॉन नॉट रियोस्टेट और की, अब तुम दूसरी बैटरी को भी नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे जोड़ दो, तो कभी भी तुम्हें जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। यू विल नॉट जीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है, क्योंकि इस बैटरी का प्लस और इसका नेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कभी भी तुम्हारा जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। अगली एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और देता हूँ, पिछले वाले डेटा का मैं यूज़ कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर ईएमएफ जो था वो 10 वोल्ट था, और तुमको मैंने ए बी वायर का रेजिस्टेंस दिया था 4 ओम, लेंथ ए बी वायर की दी थी 10 ओम, एक बैटरी जो थी वो मैंने ऐसे कनेक्ट की थी, और उस बैटरी का अपने पास पोटेंशियल आया था 2.8 वोल्ट, ठीक है। और अब सुने, मैं यहाँ पर रियोस्टेट का पोटेंशियल बदल रहा हूँ, ठीक है।
36 30 30 1/3 40 करते हैं। 1 मिनट बता रहा हूँ मैं ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ाकर 36 ओम कर दिया। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। अब तुम बताओ कि बैलेंस लेंथ फाइंड आउट करके बताओ। मतलब जीरो डिफ्लेक्शन के लिए जो लेंथ आती है ना, जिस पर ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन लेता है, उसको बैलेंस लेंथ बोलते हैं। बैलेंस लेंथ मतलब जहां पर गैल्वेनोमीटर विल शो जीरो डिफ्लेक्शन। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ट्राई करें। पिछली बात आपको क्लियर होगी कि दोनों बैटरी के पॉजिटिव एक ही पॉइंट पर होने चाहिए, नहीं तो जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा ही नहीं कभी। हम्म अब देखो यहाँ पर तुम्हारे को प्रॉब्लम आएगी, यहाँ तुम्हें जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखो जीरो डिफ्लेक्शन के लिए जरूरी क्या है। जैसे मान लो मेरे पास एक नॉन रेजिस्टेंस की, एक नॉन पोटेंशियल की बैटरी हो। मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 2.5 वोल्ट। तो क्या मैं, ये अननोन है और इस अननोन का मुझे पता है कि 2.8 वोल्ट है, तो क्या मैं इससे जीरो डिफ्लेक्शन ले सकता हूँ? मैं इसको कभी भी कनेक्ट करूंगा तो ये हमेशा जब बड़ा है इससे हर केस में, तो करंट ऐसे ही फ्लो कराएगा। मैं कभी भी इसको पोटेंशियल जीरो नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर वही केस मैंने बना दिया। मैंने क्या किया कि सेम ही अरेंजमेंट था, प्राइमरी सर्किट सेम था, लेकिन मैंने गड़बड़ क्या कर दी, इस रियोस्टेट का पोटेंशियल 1 ओम से बढ़ा करके 36 ओम कर दिया। तो इसी सर्किट में अब तुम्हें जीरो डिफ्लेक्शन मिलना ही नहीं वाला। क्यों? मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करता हूं। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल लेंथ ऑफ ए बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई आर और लेंथ एल ए बी। अब मुझको आई निकालना है, तो मैं एप्सिलॉन नॉट प्राइमरी सर्किट का यूज करता हूँ, उसका रियोस्टेट और पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस। तो ये है मेरे पास 10 अपॉन 36 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 1/4 एम्पियर। ओके, तो ये मेरे पास हो गया 1/4, और ए बी का रेजिस्टेंस था 4 अपॉन लेंथ थी 10, तो 1 बाय, मेरे पास कितना हो जाएगा 1/10, मतलब 0.1 वोल्ट पर मीटर। ठीक, अब देखो मुझको पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है, 1 मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है 0.1 और टोटल लेंथ है 10। तो ए बी के बीच का टोटल पोटेंशियल अगर मैं देखूं, वो आ जाएगा x इंटू एल ए बी। तो ये थी मेरे पास 0.1 और ये थी 10, तो कितना आया 1 वोल्ट। यानी इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही 1 वोल्ट है, और बैटरी मेरे पास 2.8 की है। तो कभी भी दो पॉइंट मुझे ऐसे मिलेंगे नहीं जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2.8 होगा। तो देखो जब तुम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हो ना, तो तुमको सर्किट को चेक करना पड़ता है। चेक कैसे करते हो कि सबसे पहले गैल्वेनोमीटर के इस एंड को इधर टच करो ए पॉइंट पर, तो डिफ्लेक्शन एक तरफ आना चाहिए। फिर इसकी जॉकी को दूसरे एंड पे टच करो, तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ आना चाहिए। तो मतलब बीच में कहीं जीरो भी आ रहा होगा। लेकिन अगर दोनों तरफ का डिफ्लेक्शन एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारा जो बैटरी लगी हुई है उसका ईएमएफ इस ए बी के ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा है। तब तुमको चेक क्या करना है, तुमको चेक करना है रियोस्टेट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करो, ताकि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़े और तुम्हें जीरो डिफ्लेक्शन मिले। देखो मैंने तुम्हें यहाँ पर एक केस बताया था ना, कि जब तुम आर पे कनेक्ट करते थे तो डायरेक्शन रेड थी, जब तुम क्यू पे कनेक्शन करते थे तो डायरेक्शन तुम्हारे पास ग्रीन थी। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर जीरो से, ये जो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर होता है ना, उसका एक बार वो एक तरफ पॉइंट कर रहा था और एक तरफ पॉइंट कर रहा था, इसका मतलब पी पॉइंट पर वो बीच में भी आएगा। तो ये जो था ना तुम्हारे पास, देखो वो एक तरफ, यानी पहले अगर हम आर पे कनेक्ट कर रहे थे तो रेड डायरेक्शन मिल रही थी, रेड डायरेक्शन मिल रही थी, तो मतलब करंट ये था। तो ये वो आर पॉइंट के लिए, ये क्यू पॉइंट के लिए और ये पी पॉइंट के लिए। तो हमको क्या करना पड़ता है, जब तुम सर्किट जोड़ते हो ना, तो सबसे पहले ए पॉइंट पे कनेक्ट करके देखो, गैल्वेनोमीटर एक तरफ डिफ्लेक्शन देना चाहिए। फिर बी पॉइंट पे कनेक्शन करके देखो, दूसरी तरफ देना चाहिए। तो इसका मतलब बीच में कहीं पर तुम्हें पी पॉइंट मिलेगा जहां पर जीरो डिफ्लेक्शन होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा,
तो तुमको देखो चेक करना पड़ता है। अगर ऐसा केस आ रहा है ना, क्या केस आ रहा है कि ए एंड बी पॉइंट पर शोइंग सेम निडल ऑफ निडल पॉइंटर पॉइंटर ऑफ galvanometer showing सेम डायरेक्शन, अगर ऐसा हो तब गड़बड़ क्या क्या हो सकती है। नंबर वन, चेक ई नॉट। तुमने जो स्टैंडर्ड बैटरी लगाई ना प्राइमरी सर्किट में, उसका ईएमएफ हमेशा तुम्हारे जो सेल तुम जिसका चेक करना चाहते हो ईएमएफ उससे बड़ा होना चाहिए। अब ये भी अगर सही है तो फिर दूसरा चेक करो कि पॉजिटिव ऑफ ऑल द बैटरीज एट सेम पॉइंट। फिर मैंने तुम्हें बताया था, फिर चेक करो कि क्या तुमने सभी बैटरी के पॉजिटिव एक ही टर्मिनल पे कनेक्ट किए हुए हैं, वो भी सही है। तो फिर देखो, फिर तुम क्या करो, डिक्रीज द रेजिस्टेंस इन रियोस्टेट। जैसे वहां पर देखो, मैंने पहले केस में रियोस्टेट का रेजिस्टेंस कितना लिया था, 1 ओम, लेकिन मैंने उसका बढ़ाकर जैसे 36 ओम किया तो इसने जीरो डिफ्लेक्शन देना बंद कर दिया। तो रियोस्टेट अब गिराओ, तो इसका मतलब फिर अगर ये भी सही है, रियोस्टेट गिराने के बाद भी नहीं आ रहा, ये भी सारे चेक कर चुके, तो फिर देखो कनेक्शन चेक करो, चेक ऑल द कनेक्शंस, कहीं पर कोई लूज कनेक्शन होगा। तो ये मैंने तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने का तरीका भी बता दिया और तुम्हें ये भी समझा दिया कि एक्चुअली में पोटेंशियोमीटर है ना, वेरिएबल पोटेंशियल का एक सेल ही है। उसके अलग अलग पॉइंट पर तुम्हें अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो बैलेंस पॉइंट भी तुम्हें मिल जाता है। तो मेरी बात यहाँ तक क्लियर है या मुझे कुछ रिपीट करना है तो मुझे बताओ, फिर हम आगे चलेंगे कि इससे हम दो चीज़ें कैसे फाइंड आउट, चीज़ें हमको हमारे कोर्स में क्या चीज़ें दो। देखो एनसीईआरटी ने अपने ये पहले पूरा एनसीईआरटी के थ्योरी में था, लेकिन अब थ्योरी से में नहीं है, इसका मतलब खाली प्रैक्टिकल में बचा होगा। तो प्रैक्टिकल में तुम्हें ये करना होगा। ओके गुड। अब देखो, इससे हम दो 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 एप्लीकेशन है इसकी पोटेंशियोमीटर की। एक तो नंबर वन, टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। ठीक है, तो एक तो ये एप्लीकेशन है कि इसकी मदद से हम दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका पहले सर्किट डायग्राम, तो मैं सर्किट कैसे बनाना है इसके लिए। तो देखो मैंने कहा प्राइमरी तो हमेशा एक जैसा ही रहेगा, फिक्स, उसमें तुम्हें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या करो, एक पोटेंशियोमीटर वायर ले लो ए बी, एक स्टैंडर्ड सेल ले लो और एक रियोस्टेट ले लो और एक की लगा दो। ठीक है, अब सेकेंडरी सर्किट में क्या करना, तुम्हें जिन दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना हो, एक सेल इधर ले लो, एक सेल इधर ले लो। ठीक है, और इनको क्या करो, एक टू वे की बैटरी से कनेक्ट कर दो। टू वे की में क्या होता है, एक की यहाँ पर होती है और एक की यहाँ पर होती है। तुम जो भी की लगा दोगे वो वाला सर्किट काम करने लगेगा। ठीक है, और एक जॉकी के साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दो। ठीक है, इस सेल का ईएमएफ सपोज एप्सिलॉन 1 है और इसका एप्सिलॉन 2 है। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सबसे पहले मान लो ये है 1 नंबर की और ये है 2 नंबर की। तो तुम सबसे पहले क्लोज की वन क्लोज करके इस जॉकी को ए पॉइंट से धीरे धीरे स्लाइड कराते हुए, देखो तुम एक बात ध्यान देखो, मैंने सभी के पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्ट किए हुए हैं ना। अब मैं ए से जॉकी को स्लाइड कराते हुए लाऊंगा और मैंने मान लो L1 हमको बैलेंस लेंथ फाइंड आउट हुई। ठीक है,
L1 पर 0 डिफ्लेक्शन शो करता है। लेट L1 बी बैलेंस लेंथ, ठीक है। और हम एक और चीज मान लेते हैं, लेट एक्स बी पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब इस पोटेंशियोमीटर वायर के 1 मीटर की लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस एक्स है, तो L1 का कितना हो जाएगा, XL1, और वही तो सेल का ईएमएफ होगा, XL1। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। अब क्या करो, यहाँ जब तुम 1 को क्लोज करो तब 2 वाली जो है वो ओपन रहनी चाहिए, मतलब 2 वाला सर्किट में कनेक्शन नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई एक टाइम पर एक की कनेक्ट होगी। अब दूसरी बार क्या करो कि 2 को क्लोज कर दो और की 1 को ओपन कर दो। इसका मतलब सर्किट में अब 1 वाला सर्किट हट जाएगा, 2 सेल कनेक्शन में आ जाएगा। और अब हम मान लेते हैं लेट L2 बी बैलेंस लेंथ। तो एप्सिलॉन 2 जो हो जाएगा वो XL2 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो वी हैव, तो एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इक्वल टू XL1 अपॉन XL2, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा L1 अपॉन L2, ठीक है। तो इस तरह से हम दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। चेक करें, कोई डाउट है तो बताएं। ओके, इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ, उसका आंसर करना। देखो क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड सेल है, रियोस्टेट और की, ये प्राइमरी सर्किट हो गया, ये ए बी वायर हो गया मेरे पास, और मेरे सर्किट में मैंने दो सेल्स लगा रखे और उनको कनेक्ट किया हुआ एक 2 वे की के साथ, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लिया हुआ है और एक जॉकी कनेक्ट की हुई है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 और ये एप्सिलॉन 0 और रियोस्टेट, ठीक है। ये ए और बी पॉइंट। एप्सिलॉन 0 मेरे पास है 10 वोल्ट, रियोस्टेट है का रजिस्टेंस है 1 ओम, ए बी का रजिस्टेंस है मेरे पास 4 ओम, लेंथ ऑफ ए बी है 10 मीटर, और एप्सिलॉन 1 है मेरे पास 2 वोल्ट, और एप्सिलॉन 2 है मेरे पास अरे तो सीधा सीधा हो जाएगा क्वेश्चन, कोई फायदा नहीं, रुको और कोई तरीका। चलो ठीक है, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको भी अब हम छोड़ देते हैं। नहीं, या फिर इससे बन सकता है क्या कोई क्वेश्चन। नहीं ठीक है, ये तो सीधा होगा, इसको छोड़ दो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि दोनों के रेशियो, ईएमएफ के रेशियो से सीधा ही लेंथ आ जाएगी, तो मैं लेंथ का रेशियो फाइंड आउट करवाना चाह रहा था, कोई मतलब नहीं। अब इससे एक तो एक्सपेरिमेंट ये होता है, दूसरा एक्सपेरिमेंट तुम्हें बताऊं। अच्छा सुनो, एक्सपेरिमेंट में खाली एक ही बार नहीं निकालते, एक्सपेरिमेंट को तुम्हें पता है कि जो रैंडम एरर को कम करने के लिए एक से ज़्यादा बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो क्या होता है, फिर रियोस्टेट की वैल्यू चेंज करो, फिर रेशो निकालो L1/L2, ऐसे 4-5 रीडिंग लेकर के फिर एवरेज को हम काउंट करते हैं, ठीक है।
कोई दिक्कत हो तो एक्सपेरिमेंट में मुझे बता देना, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। दूसरा, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। देखो यहाँ पर जो तुमको जो पिछले एक्सपेरिमेंट में दो ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए देगा ना, एक लेक्लांसी सेल दे देगा और एक डेनियल सेल दे देगा। तुम्हारे पास केमिस्ट्री में इनकी कंस्ट्रक्शन होगी, अगर नहीं है तो मुझको बताना, तो मैं तुम्हें दोनों की कंस्ट्रक्शन भी समझा दूंगा कि लेक्लांसी सेल और डेनियल सेल होते कैसे हैं। और तुम वैसे तो अपनी लैब में देखोगे उसको, लेकिन तुम्हें उससे पहले उसकी पूरी कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए कि वो कैसे काम करते हैं, उसका प्लस टर्मिनल कौन सा बनता है, नेगेटिव कौन सा बनता है। ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूँ कि जैसे मैंने तुम्हें एक वोल्टिक सेल बताया था, मैंने तुम्हें बताया था कि वोल्टिक सेल का एक कॉपर प्लेट होता था और एक जिंक प्लेट होता था, अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड रखा था, और मैंने तुम्हें बताया था कि जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो मूव करते हैं कॉपर प्लेट की तरफ, और वहां पे दो इलेक्ट्रॉन लेकर के इसको प्लस टर्मिनल बना करके बबल्स की फॉर्म में गैस निकल जाती है। और जो सल्फेट आयन है वो जिंक के पास जाता है और जिंक सल्फेट बना करके उस रॉड को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करता है और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में दे देता है। तो अभी देखो ये जो जो आयंस का मूवमेंट है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, उसमें जो ऑब्स्टेकल है उसी से इंटरनल रेजिस्टेंस बनता था। मैंने तुम्हें बताया था इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि दोनों प्लेट्स के बीच के एरिया डिस्टेंस पर, उनके एरिया पर, रूम टेम्परेचर पर, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके कंसंट्रेशन पर, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता था। हम उसी इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लें। अब देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस कोई कांस्टेंट नहीं होता, वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की एक रेंज मिलती है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम से लेकर के 6 ओम तक का है। तुम ऐसा नहीं बोलोगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस, अब तुम जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो तुम अलग अलग करंट के लिए तुम क्या करोगे, प्राइमरी सेल में रियोस्टेट की वैल्यू बदलोगे, उससे तुम्हें अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी। तो ऐसा मत करना कि उसका एवरेज निकाल करके लिख देना कि इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का इतना है। तुम एक रेंज बताना, तुम लिखना कि इंटरनल रेजिस्टेंस यहां से यहां तक वेरी करता है। ठीक है, यहाँ तुमको मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बता दी। अब सर्किट डायग्राम देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सर्किट तो सेम ही बनेगा, हमेशा एक जैसा। ये ए बी 10 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर है, ये स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ एप्सिलॉन नॉट का, ये रियोस्टेट आरएच और की कनेक्ट किए। अब आपने क्या करना है, जो इसका सेकेंडरी सर्किट बनाना है उसमें जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस लेना वो ले लो, इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाओ। रेजिस्टेंस बॉक्स मैंने तुम्हें बताया था उसमें अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस होंगे, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम वगैरह। इसके साथ एक की लगाना और इस सर्किट को कनेक्ट कर देना एक गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर को एक जॉकी से जो इसके ऊपर स्लाइड करेगी। अब इस की को हम या तो ओपन रखेंगे या क्लोज रखेंगे। एक बार हम इसको ओपन रख करके काम करेंगे और एक बार इसको क्लोज रख के काम करेंगे। और ये एप्सिलॉन ईएमएफ है सेल का, जिसका हमको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट 2 स्टेप में करना है। पहले, जब की के ओपन हो, मतलब ओपन होने का मतलब है तुमने इस रेजिस्टेंस बॉक्स को सर्किट में नहीं लगाया है। ठीक है, अब देखो जब ऐसा होगा ना, तो सर्किट में करंट खाली देखो कैसे जाएगा, यहां से तो फ्लो हो ही रहा है, ये तो प्राइमरी सर्किट में करंट तो चलेगा ही। और अभी क्या होगा कि करंट खाली यहां से फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, ऐसे फ्लो कर रहा होगा, और जब तुम बैलेंस लेंथ ले लोगे तो ये सेकेंडरी सर्किट में से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये के, ये जो मैं बता रहा हूं ये मैं रेड से दिखा देता हूं, ये जब के ओपन है तो। अगर के क्लोज होगी, दूसरी स्टेप में तुम्हें क्या करना है, के को क्लोज कर देना है। की को क्लोज करोगे और फिर बैलेंस लेंथ लोगे, तो बेशक ऊपर से करंट बंद हो गया है,
मतलब जब बैलेंस लेंथ आती है तो ये जो रेड मैंने तुम्हें दूसरे वाले बताए ना, ये यहाँ पे करंट नहीं फ्लो होता। एक मिनट, ये मैं यहाँ से एक बार करंट को हटा रहा हूँ मैं, क्योंकि बैलेंस लेंथ के वक्त तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता ना, तो इसलिए यहाँ पर अपन को नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, ये हम सीन ले रहे हैं बैलेंस लेंथ का, है ना। बैलेंस लेंथ में ऊपर तो फ्लो होता रहेगा, लेकिन यहाँ पर सपोज तुमको बैलेंस लेंथ मिल गई L1। तुमने जब पहले की, इस बैलेंस लेंथ को मैं रेड से दिखा देता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए। जब की को अपन ने ओपन किया तब हमको बैलेंस लेंथ मिली L1 एट पॉइंट P। ठीक है, अब जब सेकंड बाद हम इसको क्लोज कर देंगे, अब देखो बेशक ऊपर तो इस ईएमएफ को हमने, अब मान लो जब हमने इसको क्लोज कर दिया तब हमको बैलेंस लेंथ है ना मिलेगी क्यू पर, और क्यू हमेशा इससे कम होगा, और दूसरी बार बैलेंस लेंथ मिली L2। उस वक्त यहां पर तो करंट फ्लो होगा, क्यों, ऊपर भले सर ऊपर हमने बैलेंस लेंथ ले ली, मान लो क्यू पर हमने बैलेंस लेंथ ले ली, तो बैलेंस लेंथ लेने का मतलब है एक क्यू, और इस वक्त है ना एप्सिलॉन नहीं लगेगा, इस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बैटरी का वी। तुमको देखो मैं एक बात बताता हूँ, सेल से करंट न लेते हुए उसके टर्मिनल के पोटेंशियल को बोलते हैं हम ईएमएफ, और जब सेल से करंट ले रहे हैं उस वक्त उसके टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं, उसको उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस, उसके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। तो देखो AQ का पोटेंशियल V के बराबर हो गया तो करंट फ्लो होना बंद हो गया, और जब सेल से करंट न ले रहे थे उस वक्त उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने एप्सिलॉन से दिखाया है। तुम्हें ये बात अगर समझ में नहीं आई तो मैं तुम्हें एक चीज और समझाता हूँ। क्लोज करते वक्त मैं ना ब्लू वाला को दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें इसको पहले समझाता हूँ। मान लो मेरे पास एक सेल है, ये पोटेंशियोमीटर का सेल है जिसका मैं पोटेंशियल डिफरेंस बदल सकता हूँ। एक बैटरी थी, ठीक है, इसका ईएमएफ है एप्सिलॉन, ये अननोन वाली है। अब मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब मैं इसको, जो मेरा पोटेंशियोमीटर है उसका स्लाइड कराने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बदलना। जैसे जैसे हम ए से बी की तरफ जाते हैं गैल्वेनो जॉकी को स्लाइड करते हुए, तो एक्चुअली में हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जा रहे हैं। जब वो इसके बराबर हो जाता है तब करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। मान लो अब करंट फ्लो होना बंद हो गया, कब, जब लेंथ L1 है, ठीक है, तो ये L1 लेंथ आ गई। अब दूसरा केस, मैंने बैटरी को इसके साथ कनेक्ट तो किया हुआ ही है, लेकिन साथ में एक सर्किट के साथ और कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस और लगा दिया। अब देखो इस जगह का, जब इन दो का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाता है तब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, मान लो L2 लेंथ पर। तो अब जो नापेगा ना वो बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल नापेगा ये, क्योंकि सेल से करंट लेते हुए, क्योंकि यहां तो करंट चलेगा ना, यहां भले करंट बंद हो जाए लेकिन दूसरे सर्किट में तो करंट फ्लो होगा। तो सेल से करंट लेते हुए उसके टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल, उसके जो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं। और L1 हमेशा बड़ी होगी L2 से, क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन जो होता है वो हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल से बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन इक्वल टू होता है V प्लस IR। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके का यूज किया हुआ है। तो अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करो, इस के को ओपन रखो, ओपन रख करके तुम बैलेंस लेंथ फाइंड आउट करो। मान लो पी पर मिल गई, तो मान लो इस केस में लेट L1 बी बैलेंस लेंथ। तो तुम्हारे पास एप्सिलॉन हो जाएगा L1 इंटू एक्स, और एक्स हम मान लेते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सेकंड केस में के को हमको क्लोज कर देना है, और उस वक्त हमको L2 बैलेंस लेंथ मिली, लेट L2 बी
बैलेंस लेंथ। तो अब की बार टर्मिनल पोटेंशियल नापा जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो गया हमारे पास, ये इक्वेशन 1 था। अब हम जानते हैं कि एप्सिलॉन इक्वल टू होता है वी प्लस आई आर, और एप्सिलॉन हमारे पास आया है XL1, या अभी मैं पहले फॉर्मूले की टर्म में ले लेता हूँ। तो आई आर इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन माइनस वी, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा एप्सिलॉन माइनस वी अपॉन आई। तो आर इक्वल टू आ गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट आई वी अपॉन आई, और ये था हमारे पास LX1, ये था हमारे पास LX2, और आई इक्वल टू होता है वी बाय आर। आर वो है जो रियोस्टेट से तुमने रेजिस्टेंस निकाला, यहां से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना वो आर ली हुई है। तो V माइनस एप्सिलॉन माइनस वी इंटू आर अपॉन वी, ठीक है। तो V का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, LX2 और इंटू आर। अब क्या करो, X कॉमन ले लो ऊपर से, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मिलेगा L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर, और ये सारी वैल्यू तुमको एक्सपेरिमेंट से पता है, ठीक है। तो इससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार देखो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अच्छी बात, नहीं तो फिर मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, उसके थ्रू हम समझाएंगे फिर। तुम्हें अगर टर्मिनल पोटेंशियल की कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो, ईएमएफ की कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो, चेक करो यहाँ तक कोई डाउट है क्या। ओके, तो सुनो, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, इसको मैं एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट कर रहा हूँ। सुनो, एक क्वेश्चन है हमारे पास, हम वही डेटा के साथ इसको फ्रेम कर लेते हैं। देखो, एप्सिलॉन नॉट है हमारे पास 10 वोल्ट, रियोस्टेट का पोटेंशियल डिफरेंस है 1 ओम, ए बी वायर का रेजिस्टेंस है हमारे पास 4 ओम, लेंथ ऑफ ए बी वायर इज 10 मीटर, और हमने एक प्राइमरी सेल लिया है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं 2 ओम, इसका ईएमएफ मुझे पता नहीं है, और रेजिस्टेंस बॉक्स हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक की ले लेते हैं के, इधर गैल्वेनोमीटर और इधर जॉकी, ठीक। रेजिस्टेंस बॉक्स से भी हम एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, और वो है 3 ओम, ठीक है। और इसका ईएमएफ हम ले लेते हैं 2 वोल्ट, राइट, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन 1 है, मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट में के को रख रहा हूँ ओपन, देन फाइंड व्हेन K1 is open, then find balance length। दूसरा, when K is closed, then find the balance length, ठीक है। तो एक बार
मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, पहले फर्स्ट वाले को ट्राई करो, उसके बाद हम बात करते हैं। ओके, चेक करेंगे हम लोग। सुने, सबसे पहले मैं इस सर्किट में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो I इक्वल टू होगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट और रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 10/1 + 4 मीन्स 2 एम्पियर। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए मुझे करना होता है VA माइनस VB अपॉन लेंथ ऑफ AB, और ये होता IRAB अपॉन LAB, और ये मेरे पास हो जाता है, करंट हो जाता है 2 और 4 अपॉन 10 मीन्स 0.8 वोल्ट पर मीटर। एक मिनट, ये थोड़ा ठीक से नहीं आया है, इक्वल टू 0.8 वोल्ट पर मीटर। ओके अब हमें 2 वोल्ट को बैलेंस करना है। ओके, तो ऑब्वियसली जब हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ से करंट 0 हो जाता है, तो 2 ओम का तो कोई काम नहीं रहता है। तो L1 जो बैलेंस लेंथ होगी, इसको मैंने L1 नाम देना है और इसको मैंने L2 नाम देना है। तो L1 इक्वल टू होगी L1 इंटू एक्स इक्वल टू एप्सिलॉन होगा। तो x है मेरे पास 0.8 इंटू L1 इक्वल टू 2। तो L1 इक्वल टू हो जाएगी 2 अपॉन 0.8, तो 2 इंटू 10/8, तो 2 4 टाइम्स और 2 5 टाइम्स, करेक्ट। आपका आंसर सही है, ये 2.5 मीटर होगी, बिल्कुल सही। ठीक, अब ये जो सेकंड पार्ट है ना, इसमें एक बात समझना इंपॉर्टेंट, कि जैसे तुमने की क्लोज करी तो इस सर्किट में से करंट को कोई नहीं रोक सकता, यहां तो फ्लो होता ही रहेगा। अब देखो, तुमको जैसे पहली जो बैलेंस लेंथ मिली, मान लो वो एपी पे मिली, ठीक है, मैं सपोज एपी, तो मेरे पास आ गया 2.5 मीटर। अब मेरे को, अब जो तुम्हारा जो सर्किट नापेगा ना, देखो इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा। तुमको मैंने जब वो टर्मिनल पोटेंशियल और ये समझाया था ना, देखो ये हमारे पास कोई सेल होता है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये होता है हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इन दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, उसको हम बोलते हैं V, टर्मिनल पोटेंशियल, और एप्सिलॉन इक्वल टू V प्लस IR होता है। ठीक है, तो अगर तुम देखो ये दो पॉइंट्स एप्सिलॉन और R के बीच में है, तो यहाँ पर देखो ये जो नापेगा, अब अगला पॉइंट मैं मान लेता हूँ तुम्हारे को ग्रीन कलर पे मिल रहा है Q पॉइंट पर। अब की बार बैलेंस लेंथ जो मिलेगी ना, ये मिलेगी तुम्हें L2। ठीक है, तो इसको हम ग्रीन से दिखाते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और जो पहली लेंथ मिली थी तुम्हें, वो मिली थी L1। अब है ना, अब की बार तुम्हें टर्मिनल पोटेंशियल बताना है। अब ये जो नाप रहा है ना टर्मिनल पोटेंशियल, अब बैलेंस लेंथ 2 वोल्ट के लिए नहीं होगी, तो सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है, टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है। तो मुझको एक बात बताओ, जब ये जो सेकेंडरी सर्किट है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें का टर्मिनल पोटेंशियल, अब तुमको मेरे को ना V निकाल के बताना। V कैसे निकालते हो, एप्सिलॉन माइनस IR। तो तुमको समझना है कि अब तुम्हारा सर्किट जो हो गया ना, वो क्या हो गया है, 2 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, 2 ओम का, 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस था, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है 3 वोल्ट, 3 ओम का, और ये सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो मुझे टर्मिनल पोटेंशियल निकाल करके बताओ, पहले टर्मिनल पोटेंशियल निकाल के बताओ। देखो, अगर आप चेक करोगे तो ये क्या चीज़ है, ये एप्सिलॉन ही तो है, और ये क्या है, R, और ये है कैपिटल R। इस सर्किट का अगर तुम्हें करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट क्या होगा, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये कितना है, 2/2 + 3, तो कितना हो जाएगा, 2/5, मतलब 0.4 एम्पियर। तो टर्मिनल पोटेंशियल आ जाएगा ना 2 - 0.4 × 2,
मीन्स 2 माइनस 0.8 मीन्स 1.2 वोल्ट। चेक करें राइट है या रॉन्ग। ये तो निकल जाना चाहिए था तत्काल। अब सुनो मेरी बात। अभी देखो टर्मिनल पोटेंशियल कितना है 1.2। तो अभी है ना, अब सेल को जब जब तुमने की टू क्लोज कर दी, अब तुमको वो बैलेंस लेंथ लेनी है। जैसे पहले तो तुमको बैलेंस लेंथ चाहिए थी किसके लिए, 2 वोल्ट के लिए। और अब बैलेंस कितने, अब किसके लिए चाहिए, V इक्वल टू 1.2 वोल्ट के लिए। तो अब L2 फाइंड आउट करो कि तुम्हें 1.2 पोटेंशियल डिफरेंस किस लेंथ पर मिलेगा। चले बताएं, ट्राई करें। ओहो, इसमें भी टाइम नहीं लगना चाहिए, तुमको पता है ना। अब सुने, तुमको अब करना क्या है, तुम्हें V निकालना है ना। यार ये क्या कर दिया मैंने। वैन, ठीक है। अब तुम्हें V निकालना है। भाई V कैसे निकालना है, V निकालना होगा X इंटू L2। टर्मिनल पोटेंशियल कितना है इस वक्त, 1.2 का। और X कितना है हमारे पास, 0.8। तो L2 आ जाएगी ना भाई। L2 इक्वल टू हो जाएगी तुम्हारे पास 1.2 अपॉन 0.8। तो डेसिमल से डेसिमल गए, और 4 2 टाइम्स और 4 3 टाइम्स, तो 1.5 मीटर आ जाएगी। तो वही तुम्हारे पास L2 आ जाएगा 1.5 मीटर। चेक करके बता, यही है क्या। L1 थी हमारे पास 2.5 और L2 आई हमारे पास 1.5। देखें राइट है या रॉन्ग। गुड। अब देखो, मुझको एक चीज कैलकुलेट करके बताओ। तुम्हारे पास देखो, L1 है 2.5 मीटर, L2 है 1.5 मीटर, और रजिस्टेंस है 3 ओम का। तो मुझको तुम एक कैलकुलेशन करके बताओ, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर किसके बराबर आता है। कैलकुलेट करो, जल्दी करना, फास्ट फास्ट, टाइम नहीं लगाना। सारी वैल्यूज है, खाली कैलकुलेशन करना है। L2 हमारे पास कितना था, 2.5। L1 कितना था, 1.5 अपॉन 1.5। और E कितना था हमारे पास, 3। ये तो थी सारी वैल्यू, चेक करो देखो, 2.5 1.5 और 3। अब देखो ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 1/1.5 इंटू 3। इसका डेसिमल रिमूव करोगे तो 10/15 इंटू 3। 3 से इसको कैंसिल करोगे 5 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 2। ये देखो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है या नहीं। करेक्ट। तो यही इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस था कि हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लें। इंटरनल रेजिस्टेंस L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर के बराबर होगा। मैं तुम्हें वही एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से समझाता हूँ। अभी जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ किया ना, वही काम हम यहाँ पर कर रहे थे। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें बोला था इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले की, ये जो की के है इसको ओपन रखो। ओपन रखने का मतलब है सेल से करंट किसी भी हालत में नहीं लोगे। तो उस वक्त बैलेंस लेंथ आएगी L1, और L1 ईएमएफ के बराबर होगी। ठीक है। फिर दूसरे केस में मैंने बोला कि तुम की को क्लोज कर दो। तो अब इस सेकंड सर्किट से तो करंट फ्लो होगा होगा ना। तो अब की बार टर्मिनल पोटेंशियल नाप के बराबर आएगी लेंथ, तो वो XL2 के बराबर हो जाएगी। तो हमको पता है एप्सिलॉन इक्वल टू V प्लस आई आर होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो R इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर के बराबर हो जाएगा। देखो अभी भी कोई डाउट है तो मैं फिर एक क्वेश्चंस के थ्रू और इसको क्लियर कर सकता हूँ। पहले तो चेक करो कि क्या तुम्हें क्लियर हो गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक बार सेल से करंट मत लो तो बैलेंस लेंथ ईएमएफ के बराबर होगी। फिर सेल से करंट लेते हुए अगर बैलेंस लेंथ लोगे तो वो टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर होगी। तो एप्सिलॉन और वी हमको पता चल गया, तो हम फिर इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके गुड। तो ये हो गया हमारे पास उस कोर्स का कंप्लीट सारे टॉपिक। अब मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हें एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। जब थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाता है तब हम कैसे करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ क्वेश्चंस। सुने,
जैसे मान लो हम्म, एक सर्किट तुम्हारे पास ऐसा हो जाए, मान लो सारे रेजिस्टेंस आर है और हमें पॉइंट ए और बी के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो एक बार ट्राई करो, क्या तुम्हें कोई तरीका पता है जिससे निकल पाए ये? न तो तुम्हें समझ में आएगा कि सीरीज में कौन सा, ना पैरेलल में कौन सा है। देखो इस तरह का कोई क्वेश्चन है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब देखो, ऑब्वियसली तुम्हें अभी यहाँ पर कोई अप्रोच नहीं मिल पा रही होगी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट है। इसको मैं तुम्हें एक सॉल्व करने का एक मेथड बताता हूँ। अगर सर्किट तुम्हें बिल्कुल सिमेट्रिकल दिखे ना, एक मिनट, मिरर इमेज जैसा दिख रहा है एक दूसरे की है, तो हम क्या करते हैं, एक मिरर प्लेन काटो। अगर मैं यहां से एक मिरर रख देता तो तुम्हें देखो इमेज एक दूसरे की बिल्कुल आमने सामने दिखेगी। तो हम क्या करते हैं, सर्किट को काट लेते हैं ऐसे, जहां से वो सिमेट्रिकल होता है। अब देखो ए पॉइंट से एक रेजिस्टेंस आर, दूसरा रेजिस्टेंस आर और तीसरा रेजिस्टेंस आर बाय टू है। आधा आधा कट गया ना, ये वाला रेजिस्टेंस देखो आधा कट गया, और ये आर तो पूरा लाइन पे आ गया, तो ये तो पूरा कट गया, ये मिल गया। अब तुमको ऐसे मिल गई ब्रांचिंग, यूं, ये बी वाला हिस्सा और ये मिरर इमेज हो गई अब तुम्हारे पास, आर बाय टू, आर और आर, बीच का वन तो पूरा लाइन से कट गया। अब ये तीन देखो, आर आर और आर बाय टू, ये पैरेलल में है, तो इनका इफेक्टिव हो जाएगा आर, एलसीएम आ जाएगा 4/r। ठीक है, तो आर डैश हो जाएगा r/4। लेकिन r/4 यहाँ का इफेक्टिव है, इसका इफेक्टिव r/4, इसका भी तो इफेक्टिव r/4, तो ये दोनों सीरीज में है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा ए और बी के बीच का r/4 प्लस r/4, मतलब r/2। चेक करो, समझ में आ गया? जब ऐसे कॉम्प्लेक्स आए और तुम्हें ऐसा दिखे कि एक साइड दूसरे की मिरर इमेज है, तो वहां से एक प्लेन, एक मिरर डालो और दोनों हिस्से को अलग कर दो, एक का निकालो फिर डबल कर दो लास्ट में। चेक करें क्लियर है क्या मेरी बात? फिर ऐसा एक क्वेश्चन और देता हूँ। ओके, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। ठीक इसी तरह का है। मान लो ये कोई रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये और ये सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लो आर है सेम। ठीक है, और हमें पॉइंट ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इफेक्टिव, तो हमें आर ए बी फाइंड आउट करना है। तो मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ आपको सोचने के लिए, पिछले वाले मेथड से ही करना है आपने इसको, और ट्राई करो।
तो आपने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो, मुझको यहाँ पर एक सिमेट्रिसिटी दिख रही है। अब मैं मिरर काटता हूँ इसमें ना, मिरर प्लेन काटता हूँ। वो मिरर प्लेन मेरे पास ये है, ये ऐसे। अब जब ये कटा तो देखो मेरे पास रजिस्टर कैसे हुए। ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से एक आर रजिस्टेंस जाता है और फिर वो दो हिस्सों में बदलता है, एक R/2, ऊपर वाला आधा कट गया ना, और एक नीचे वाला आर। ठीक है, फिर ऐसे ही नीचे भी एक आर है हमारे पास, और एक बीच में भी आर है, एक बीच वाला भी आर है और एक ऊपर वाला भी आर था। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा सही कर ले। एक ये बीच वाला आर, और इसमें दो ब्रांचें हुई, ये वाला आर। ठीक है, बीच का आर हो गया, फिर एक ये आर के भी दो हिस्से हुए, एक आर और एक R/2। एक बार चेक करो, यहाँ थोड़ा ठीक से बनाता हूँ मैं इसको। ये दो ब्रांचिंग लेगा, एक आर और एक R/2। मैं अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो इनको अलग अलग करके कलर कोडिंग के साथ बताऊं। पहले तो चेक करो, मैंने ये जो मिरर प्लेन से काटा और उसके बाद एक ए से नया डायग्राम बनाया, क्या वो समझ में आ गया? ओके, अब सुनो, बस खाली कैलकुलेशन का काम बचा हमारे पास, वो बंद कर देते। ठीक है, सुनो, ये जो है ये दोनों ये पैरेलल में है, तो 1/R+2/R। तो ये इनका इफेक्टिव हो जाएगा, मान लो R1 मान लेते हैं ना, तो R3। तो R1 आ गया हमारे पास R/3। ठीक है, यानी ये हो गया R/3। उसके साथ ये R सीरीज में है, तो R+R/3 मतलब 4R/3। तो मतलब इतना पोर्शन जो हो गया 4R/3। ठीक यही कहानी नीचे वाले के साथ भी तो होगी, ये भी 4R/3 हो जाएगा। अब ये 4R/3, 4R/3 और R ये तीनों पैरेलल में है, तो इसको मैं 1/R2 मान लेता हूँ। तो एक तो 1/R+3/4R+3/4R, ये पैरेलल में थे। तो 4R इसका एलसीएम हो जाएगा, 4+3+3, तो R2 हो जाएगा हमारे पास 4R/10, तो मीन्स 2R/5। अब ठीक ऐसा का ऐसा बी वाली साइड में भी होगा, तो ए बी जो हो जाएगा वो डबल ऑफ 2R/5, मतलब आंसर हो जाएगा इसका 4R/5। चेक करो, देखो कोई डाउट? ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ ट्राई करने को, ट्राई करो, इसी मेथड का है। ये मान लो ए और बी पॉइंट है, सभी रजिस्टर की वैल्यू स्मॉल आर है। आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड आउट करना है, ट्राई करेंगे। आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करेंगे हम, है ना।
सुने, मैं अगर यहाँ से कट कर दूं इसको, तो ये देखो एक दूसरे की मिरर इमेज है। कट करने के बाद मुझे जो सिंप्लिसिटी मिलती है यहाँ पर, देखो ए पॉइंट से ऊपर वाला एक आर जाता है, फिर ये दो ब्रांच में बढ़ जाता है, एक r/2 में और एक r में, और एक नीचे भी हमारे पास r है। ठीक, अब ये दोनों पैरेलल में हैं, तो 1/r प्लस 2/r, इससे r1 मिल जाएगा हमें 3/r। तो ये दोनों हो गए r/3 के, है ना, r1 आ जाएगा r/3। r/3 के साथ r सीरीज में है, तो r प्लस r/3 ये हो जाएगा 4r/3। तो मतलब इतना हिस्सा हो गया 4r/3। 4r/3 के साथ r पैरेलल में है, तो हम 1/r प्लस 4r/3, तो ये हो गया हमारे पास 4r एलसीएम, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7/4r। तो r2 आ गया हमारे पास 4r/7। ओके, अब लेकिन ऐसा कैसे बी वाली साइड में भी है, तो ए बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा डबल ऑफ 4r/7, मतलब 8r/7 इसका इफेक्टिव हो जाएगा। चेक करें, देखो कोई डाउट? चलें एक टाइप का क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको। टू ओम, 3 ओम, 8 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम और 2 ओम। सपोज ये 9 वोल्ट की बैटरी लगी। नंबर 1 हमारे पास क्वेश्चन है, इस बैटरी से टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। नंबर 2, यहाँ पर कोई नाम दे देता हूँ मैं, मान लो ये है सी डी, तो सी डी से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मुझे पता करना है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे अप्रोच करो, ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूँ। अब ये देखो 2, 4 और 2 ये तीनों सीरीज में है, ये कितने बन जाएंगे 8 के, तो ये 8 ओम हो गया। तो हम इस सर्किट को थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। ये 3 ओम, ये 2 ओम, ये 8 ओम, ये 2, ये 4 और ये 2, और ये हमारे पास हो गया अब 8, है ना, इस पूरे को जोड़ करके। तुम चाहो तो इसको ए बी नाम दे दो, इसको पी क्यू नाम दे दो, ताकि हमको आसानी हो जाए। तो अब हमारे पास आ गया पॉइंट ए बी। अब देखो 8 और 4 ये आपस में पैरेलल में है। हाँ नहीं, एक्चुअली में ये इसको इसको आसान करते हैं, ये भी 8 होना चाहिए ना। अब देखो 8 और 8 पैरेलल में है, तो इनका इफेक्टिव निकालना है मुझे। ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/8 प्लस 1/8 से इनका इफेक्टिव आएगा, R1 मान लेते हैं, तो 2/8 इक्वल टू 1/R1, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा 4। ये दोनों मिलकर के हो गए 4। अब मैं इस सर्किट को थोड़ा सा और इजी कर लेता हूँ। ये बैटरी, ये 3, ये 8, ये 2, ये 2, ये 2 और ये इफेक्टिव हो गया हमारे पास 4। ठीक है, अब 4, 5, 6, 7, 8 ये तीनों मिल ये सीरीज में है, तो ये 8 ओम बनाएंगे। देखो ये जो है तीनों, ये क्या बनाएंगे 8। तो अब हमारे पास सर्किट हो जाएगा 3, 2, 8 और इन तीनों ने मिलकर बना लिया 8। ठीक है,
अब 8 और 8 पैरेलल में है, तो इनका हो जाएगा आधा, तो ये हो जाएंगे 4। तब हमारे पास सर्किट जो है वो बदल करके हो जाएगा 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया 2। अब देखो 4, 5, 6, 7 और 8, 9, तो ये टोटल हो जाएंगे 9 के। तो अब आप देखोगे, इधर कर दूं, तो ये तीनों मिलकर के हो गए अब 9 ओम और 9 वोल्ट की बैटरी। आई इज इक्वल टू होता है वी बाय आर। टोटल वोल्टेज था 9 और टोटल रेजिस्टेंस है 9 का, तो 1 एम्पियर। तो बैटरी से कितना करंट फ्लो करा रही, 1 एम्पियर। अब हमको पता करना है कि इस सीडी से कितना जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और एक बार देखते हैं। 2, 3, 8, 2, 8, 2, 2, 4, 2। ठीक है। अब बैटरी से तो चालू हुआ 1 एम्पियर का, ठीक है, वो 1 एम्पियर यहाँ पर डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड करने के लिए तुमको, अगर हमको ये पहले पता सर्किट है ना कि ये यहाँ पर टोटल कितना है, अगर तुम देखो इस 8 के साथ ये सारे मिलकर के इनका इफेक्टिव 8 ही तो बना था ऊपर, अगर हम देखें तो ये सारे मिलकर के 8 बने थे। देखो इस वाले सर्किट को देखो, ठीक है। तो अब देखो, ये एक्चुअली में ये सारे मिलकर के 8 के बराबर थे। तो 3, 8, और इसके पैरेलल में भी 8, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 9 वोल्ट की बैटरी। तो यहाँ से जो 1 एम्पियर गया, उसके सामने दो बराबर रेजिस्टेंस है, तो वो आधा आधा बढ़ जाएगा। तो हाफ इधर से और हाफ इधर से चला जाएगा, और फिर मिलकर के 1 एम्पियर बन जाएगा इधर। अब यानी ये जो पीछे की ब्रांच है, यानी यहाँ पर अब कितना करंट आया, हाफ। अब हाफ को यहाँ दो ब्रांच में बंटना है, तो देखो 2, और ये तुम देखो 8 और ये 8, वो तीनों भी 8 थे। तो तुम्हारे पास ये ब्रांच अब ये है, तो यहां से जो इस 2 से जो चला हुआ हाफ, उसके सामने 8 और 8 के हैं, तो दो में आधे आधे में बढ़ जाएगा, तो 1/4 और 1/4। ठीक है, और 1/2 यहाँ पर, तो यानी यहाँ पर कितना गया, 1/4। तो हमको इसी ब्रांच से, सीडी ब्रांच से तो निकालना था। तो करंट थ्रू सीडी ब्रांच इक्वल टू 1/4 एम्पियर। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि करंट कैसे डिवाइड होता है, ठीक है, कैसे हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले तो चेक करें, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? गुड। ये क्वेश्चन जो तुम्हें मैंने समझाया कि टोटल बैटरी करंट दे रही है 1 एम्पियर का, और फिर सीडी आर्म से करंट कितना जा रहा है, 1/4 एम्पियर का। गुड। एक क्वेश्चन हम और देते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, मान लो तुम्हारे पास एक वायर था आर रेजिस्टेंस का, इस वायर से तुमने एक सर्कल बना दिया, और सर्कल के डायमीटर से दो वायर ले जा रहे हो, तो ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा, बताएं, ट्राई करें, फिर मैं बताऊंगा। ये इजी है, एक बार ट्राई करके देख लो। इससे जब तुमने सर्कल बनाया, तो आधी लेंथ आधे सेमी सर्कल में और आधी लेंथ आधे सेमी सर्कल में गई, यानी ऊपर का रेजिस्टेंस R/2 और नीचे का रेजिस्टेंस R/2। तो अब मतलब दो R/2 पैरेलल में है, तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/RAB इक्वल टू 2/R प्लस 2/R। मतलब ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस हो जाएगा R/4। ये आंसर आ जाएगा। चेक करें, देखो कोई डाउट? ओके, चलो इस जैसा एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें। मान लो तुम्हारे पास फिर एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस R है। अब इससे एक सर्कल बना लिया हमने, और दो पॉइंट ऐसे निकाले हमने, ए और बी।
और ये जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं इट इज 60 डिग्री। तो अब तुम्हें बताना है ए और बी के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे अप्रोच करो। सुनो, अब ये जो ए और बी हैं ये लेंथ को दो अलग अलग रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। तुमको पता है एक पूरा सर्कल का मतलब होता है 360 डिग्री। अगर 60 डिग्री यहाँ है तो इसका मतलब ऊपर जो होगा वो 300 डिग्री होगा। ठीक है, अब एक लेंथ L1 जो 360 का एंगल बना रही है और एक L2 जो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तुम्हें एक और चीज पता होनी चाहिए, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ का प्रोपोर्शनल होता है। अगर L1 और अपॉन L2 का मैं रेशियो देखूं तो तुम ऐसा मान सकते हो कि देखो जो L1 है, देखो अगर पूरी लेंथ ले लूं मैं वायर की तो पूरी लेंथ किसके बराबर है, 360 डिग्री के इक्वल। और यूनिट लेंथ किसके, यानी अगर एंगल 360 डिग्री होता है तो लेंथ होती है तुम्हारे पास टोटल L। अगर 1 डिग्री एंगल होगा तो लेंथ हो जाएगी L अपॉन 360 डिग्री। अगर एंगल होगा 300 डिग्री तो तुम्हारे पास लेंथ हो जाएगी L अपॉन 360 इंटू 300। तो 0 से 0 कट गया और 6 5 टाइम्स और 6 टाइम्स। तो L1 जो तुम्हारे पास आ जाएगी इट इज 5L/6। और अगर एंगल 60 डिग्री हो तो लेंथ हो जाएगी L अपॉन 360 इंटू 60, तो L/6। तो L2 है तुम्हारे पास L/6। ठीक, तो अब तुमको पता है कि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो R1 ऊपर वाले का रेजिस्टेंस मैं R1 मान लेता हूँ, नीचे वाली लेंथ का R2 मान लेता हूँ। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू हो जाएगा L1 अपॉन L2। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 5L/6 और अपॉन L/6। तो ये हो जाएगा 5:1। ठीक है, तो मान लो जो तुम्हारे पास ऊपर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भी तो सेम रेशो में होगा ना। तो R1 की जो वैल्यू हो जाएगी इट इज 5R/6, उसी प्रोपोर्शन में होगा जिस प्रोपोर्शन में लेंथ होगी। और R2 जो हो जाएगा इट इज R/6, और ये दोनों लगे हुए पैरेलल में। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, मतलब 6/5R प्लस 6/R। एलसीएम हो जाएगा 5R, तो 5 6 और प्लस 30। तो RAB हो जाएगा आपके पास 5R/36 ओम। चेक करो, कोई डाउट हो तो बताएं। एक क्वेश्चन और समझें आप। मान लो तुम्हारे पास कुछ रजिस्टर्स दिए हुए थे, ये है R, ये है R, ये है R। ये पॉइंट है A और ये है पॉइंट B। तुम्हें ए बी के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ट्राई करें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उनको रीअरेंज करते हो ना तो तुम्हारे को सर्किट एकदम क्लियर नजर आने लगता है और तुम आसानी से फाइंड आउट कर लेते हो। आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे अप्रोच करना है इसको। अभी सुविधा के लिए आपको समझ में आए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले एंड को नाम दे देता हूँ P और इसको नाम दे देता हूँ Q। मैं इस सर्किट को रीअरेंज कर रहा हूँ। कैसे रीअरेंज कर रहा हूँ, मैं ए पॉइंट से कहानी को चालू करता हूँ। ये मेरे पास ए पॉइंट से चला तो एक रजिस्टर मिला R, फिर R खत्म होता है P पर, फिर P से दो एक रेजिस्टेंस निकलता है R और वो खत्म हो जाता है Q पर। ठीक है, और Q के आगे एक पॉइंट है B। फिर P से एक रेजिस्टेंस और निकलता है R और वो भी खत्म होता है Q पर के जाकर के। अब देखो ये सर्किट को मैंने रीअरेंज किया तो आसान हो गया ना मेरे लिए। अब ये R और R पैरेलल में तो इनका इफेक्टिव R/2 हो जाएगा और ये R के साथ सीरीज में है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा 3R/2।
ओम। चेक करें, कोई डाउट? क्लियर है? बस ये आखिरी के 1-2 क्वेश्चंस और बता रहा हूँ जो अलग-अलग टेक्निक्स हैं, जो तुम्हें सीधे उससे नहीं आती, ये कुछ टेक्निक है जो तुम्हें सीखनी पड़ती है ना। एक क्वेश्चन और। ये मान लो तुम्हारे पास सर्किट है, सभी रजिस्टर आर है, तो ए बी के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस में। अब ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाए हुए हैं जिसका डायग्राम ऐसा बनाया कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। क्वेश्चन इजी है, अगर तुम उसको रिक्रिएट कर देते हो, सर्किट को फिर से रीअरेंज कर देते हो, तो तुम्हें सही अप्रोच मिल जाता है। तो आपको 1 मिनट का टाइम है, अब एक बार ट्राई कर लें, फिर मैं बताता हूँ। चलिए, आपने ट्राई किया होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ इसको कैसे रीअरेंज करो। मैं इसको अभी नाम पी दे देता हूँ, इसको मैं क्यू दे देता हूँ, और ठीक है, इसको मैं क्यू पी क्यू आर आर तो मैं चलो रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करूँगा, तो मैं इसको एम दे देता हूँ। ठीक। अब देखो, मैं कहानी को स्टार्ट करता हूँ ए से। मैंने एक ए पॉइंट बनाया, ए पॉइंट से 2 रजिस्टर मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मैं अभी तुमको इसका नाम समझाने के लिए कलर कोडिंग दे दूं। ठीक है, ये देखो, ये भी आर वाला और एक ये आर वाला, रेड वाले। तो ए से 2 रजिस्टर निकले, ठीक, और इनका कलर था रेड, ये रेड और ये रेड। अब देखो, एक रजिस्टर ए से क्यू के बीच में लगा हुआ है, तो तुमको एक पॉइंट मिलेगा क्यू। ठीक है ना, ए क्यू के बीच में, और एक ए और पी के बीच में एक पॉइंट मिलेगा तुम्हें पी। अब तुम देखो, पी और क्यू के बीच में एक रजिस्टर और लगा हुआ है, इसको अपन कलर कोड कर देते हैं ब्लू, ये ब्लू। तो अब हमारे पास एक ब्लू वाला बनाना है, किस किस के बीच में, पी और क्यू के बीच में। ये हमारे पास बन गया ब्लू वाला। अब आप देखें, क्यू से एम के बीच में एक रजिस्टर आर लगा हुआ है, क्यू से लेकर के एम के बीच में एक एक पॉइंट है एम, उसके बीच में रजिस्टर आर है। कौन सा वाला? इसका कलर कोड कर देते अपन ग्रीन, ये ग्रीन। ठीक है, एक ग्रीन और है, तो एक ग्रीन क्यू और एम के बीच में, और एक ग्रीन पी और एम के बीच में, एक ग्रीन हम और बना देते हैं, और एम पॉइंट बी से कनेक्टेड है, तो ग्रीन वाले हम बना देते हैं। अब देखो, ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। व्हीट स्टोन ब्रिज में ये तुम्हारे पास पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, और ये वो गैल्वेनोमीटर का जी है। हमको पता है ना, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस होगा, तो बीच वाले सर्किट से करंट जाता ही नहीं है। इसका मतलब ऊपर वाले 2 जोड़ दो। अब तो इसका मतलब तुम्हारे पास अब ये बचेंगे पी क्यू, और नीचे बचेगा आर एस, और ये ए और बी के बीच में बचेंगे। ये भी आर है, तो ये दोनों मिलके 2R, ये भी आर और आर है, तो ये 2R, 2R पैरेलल में, तो 1/2R प्लस 1/2R, ये हो जाएगा इफेक्टिव ए और बी के बीच का रजिस्टेंस। तो 2R एलसीएम ले लो, 1 + 1 इक्वल टू 1/R ए बी, तो आर ए बी हो जाएगा तुम्हारे पास आर के बराबर। देखो, क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन जब हमने इसको रीअरेंज किया तो हमारे लिए चीजें आसान सी हो गई। चेक करो पहले, इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो क्लास एंड कर रहा हूं मैं अब।